हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो इन टुडेस 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ए से आउटपुट रेमिटेंसेस के बारे में, यानी कि जब पैसा बाहर भेजा जाता है या इंडिया में आता है तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स है, राइट। और अगर आप टारगेट कर रहे हो ना जैब नवंबर 2025 को, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ना फाइल को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज कई बार ना क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाई वेटेज वाले टॉपिक एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो ये काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट प्रूव हो सकता है आपकी जैब की प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है आपका। Under liberalized remittance scheme, that is LRS, what is the maximum amount an individual can remit in a financial year विदाउट प्रायर आरबीआई अप्रूवल? तो एलआरएस स्कीम लाई गई थी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए कि वो बाहर पैसा भेज सकते हैं। तो उसमें एक मैक्सिमम अमाउंट सेट किया गया कि इतना पैसा आप बाहर भेज सकते हो, आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है आपको। कितना है? यूएसडी 1 लाख, यूएसडी 2 लाख 50,000, या यूएसडी 5 लाख, या यूएसडी 50,000। वट इज द राइट ऑप्शन हेयर? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो इन टुडेस 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ए से आउटवर्ड रेमिटेंसेस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और अगर आप जैब नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इनका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो और अपनी जैब की प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक है। अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, what is the maximum amount an individual can remit in a financial year without prior आरबीआई अप्रूवल? कितना अमाउंट जो इंडिविजुअल रेमिट कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है स्कीम के तहत। तो ये स्कीम लाई गई थी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए कि जहाँ पे वो इतने अमाउंट जो है बाहर पैसा भेज सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है, कोई ट्रिप लगाना है, कोई आप परमानेंटली सेटल हो रहे हो, किसी की पढ़ाई का खर्चा करने जा रहे हो, तो वो सब आपका एलआरएस के तहत आता है। तो कितना अमाउंट है? यूएसडी 1 लाख, USD 2,50,000, USD 5 lakh, या USD 50,000। So the correct answer is option B, that is USD 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इंडियन स्टेट कबड्डी फेडरेशन है वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी टीम को ना अब्रॉड भेजना है। तो इतनी रेमिटेंस चाहिए, कितना? $1,20,000 एज प्राइज मनी फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट दे आर स्पॉन्सरिंग। आपका $8,000 फॉर कल्चरल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स ओपनिंग सेरेमनी, या 80,000 फॉर स्पेशलाइज ट्रेनिंग ऑफ द टीम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ अप्रूव्ड इज द मोस्ट एक्यूरेट फॉर द ट्रांजेक्शन? आपके किस किस का अप्रूवल लगेगा आपका इस केस में? तो फर्स्ट में नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, सेकंड में अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, या थर्ड अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सीक्वेंस क्या है, मतलब किस सीक्वेंस में अप्रूवल लेना पड़ेगा? क्या हमें फर्स्ट के केस में इंटरनेशनल टूर्नामेंट के केस में एचआरडी का अप्रूवल चाहिए होगा, और ये कल्चरल के लिए कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या नो नो अप्रूवल नीडेड ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए, या फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी नो अप्रूवल नीडेड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या नो अप्रूवल नीडेड अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। कि देखो, जब भी आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जा रहे हो, प्राइज मनी है जो स्पॉन्सर करो, वहां पे अप्रूवल चाहिए होता है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का, राइट। और कल्चर परफॉर्मेंस है तो किसका अप्रूवल चाहिए? अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और थर्ड के केस में कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या है?
इट इज विद इन द LRS, दैट इज लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत ये अमाउंट, क्योंकि हमारा तो मैक्सिमम अमाउंट है ना 2,50,000 आप सेंड कर सकते हो, तो वो रिक्वायर्ड नहीं। फर्स्ट के केस में HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सेकंड के केस में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड थर्ड के केस में किसी अप्रूवल की कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मिसेस गुप्ता फिल्म प्रोड्यूसर है, एक मूवी बना रही है एंड नीड टू पे $150,000 टू द UK बेस्ड स्टूडियो फॉर शूटिंग पार्ट ऑफ हर फिल्म। Remit 5,000 from her resident foreign currency account to pay for a callback services on her international phone. Use her international credit card to pay 20,000 for hiring special effect equipments online from a US company. तो इस रूल पे बेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखो हमने इनकी डिटेल में नहीं जाना कॉल बैक सर्विसेज क्या होती है, ठीक है, बाकी जो यहाँ पे आप कुछ कीवर्ड्स देखेंगे उनकी डिटेल में हमें नहीं जाना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोहिबिटेड है और कौन सी अलाउड है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है कि रेमिटेंस फॉर द फिल्म शूटिंग कैन बी प्रोसेस्ड बाई AD कैटेगरी 2 bank without prior approval, या remittance for the callback services from the RFC account is permissible without any restriction, और payment for equipment hiring by credit card would require RBI approval क्योंकि टिपिकल लिमिट एक्सीड कर रही है। तो क्या ऑप्शन है? A, B, C, D, व्हाट इज द राइट ऑप्शन है? ऑप्शन है ओनली वन इज करेक्ट। देखो बी, सेकंड और थ्री यहाँ पे रॉन्ग है, क्यों है? देखो एक होती है आपकी AD कैटेगरी 1 की ट्रांजेक्शन्स और एक होती है शेड्यूल 2 की ट्रांजेक्शन, एक शेड्यूल 3 की। शेड्यूल 2 में जो हम मिनिस्ट्री ऑफ ये कल्चरल HRD से परमिशन लेते हो, शेड्यूल 1 की ट्रांजेक्शन तो प्रोहिबिटेड होती है। तो रेमिटेंस फॉर फिल्म शूटिंग कैन बी प्रोसेस बाय AD कैटेगरी 2, है ना, ये AD कैटेगरी 2 बैंक में आते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल, तो यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये कैटेगरी 2 में नहीं आ रहे हैं। रेमिटेंस जो है कॉल बैक सर्विसेज के लिए परमिसिबल नहीं है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ये भी रॉन्ग हो गया आपका। पेमेंट फॉर इक्विपमेंट्स हायरिंग बाय क्रेडिट कार्ड वुड रिक्वायर प्रायर अप्रूवल, नहीं जरूरत है क्योंकि ये टिपिकल लिमिट एक्सीड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ पे ये शूटिंग वगैरह HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात होती है, या कोई इंटरनेशनल टूर, कल्चरल प्रोग्राम, फिल्म की शूटिंग वगैरह, तो यहाँ पे अप्रूवल जो किसका चाहिए होता है वो भी हमें देखना है। और रेमिटेंस जो है किसके थ्रू प्रोसेस की जाएगी? AD कैटेगरी 2 के थ्रू प्रोसेस की जाएगी विदाउट प्रायर अप्रूवल, कोई जरूरत ही नहीं है अप्रूवल लेने की यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए दैट इज फर्स्ट इज करेक्ट। मिस्टर कपूर रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस ट्रिप टू द USA ऑन Jan 1st 2024। उन्होंने परचेज किया $5,000 फॉर द ट्रिप बट स्पेंड किया सिर्फ $3,000 ही। अब उनके पास इतना पैसा पड़ा इन फॉरेन करेंसी नोट्स एंड ₹100 इन फॉरेन क्वाइन। कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है रिगार्डिंग द सरेंडर ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज? मिस्टर कपूर को सरेंडर करना पड़ेगा एंटायर अनयूज्ड अमाउंट और क्वाइन टू ऑथराइज्ड पर्सन विद इन 180 डेज, yeah, if Mr. Kapoor approached the bank on July 1st, 2024, the AP is prohibited from accepting the foreign currency. Yeah, Mr. Kapoor is permitted to retain the $2,000, the coin, indefinitely and use them for his next trip abroad. What is the right option here? B. Only three is correct. देखो यहाँ पे वो ट्रेवल कर रहे हैं ना, बिजनेस ट्रिप पे है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, वो परमिट है कि वो अपने पास रख सकते हैं $2,000 और कॉइन भी, कि अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए ना वो यूज कर पाए। ठीक है, कोई यहाँ पे अप्रोच करेगा बैंक को आफ्टर 80 डे AP इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग द फॉरेन करेंसी, ये सही नहीं है। और ना ही ये सही है कि मस्ट सरेंडर द एंटायर अनयूज्ड अमाउंट, राइट। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछी गई है कि मिस्टर कपूर फ्रिक्वेंट बिजनेस ट्रेवल करते हैं, जाना आना होता रहता है उनका, महीने में 1-2 बार जाते हैं, नेक्स्ट मंथ जाते हैं, तो उनको वो सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, अपने पास रख सकते हैं, वो इतना अमाउंट अलाउड है, इतना अमाउंट वो रख सकते हैं और अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर राज है रेजिडेंट इंडियन, हैज हिज फादर हु इज एन NRI, राइट। वो इंडिया विजिट कर रहे हैं हार्ट सर्जरी के लिए। मिस्टर राज वांट टू पे फॉर द फॉलोइंग इन इंडियन रुपीज: हॉस्पिटल बिल एंड सर्जन फीस, हिज फादर फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम दुबई टू इंडिया, a 5-star hotel stay for his father during recovery. तो what is the status of these payment under FAMA? क्या है? All payment require prior approval as they are for an NRI, या only the hospital bill are covered under journal permission, travel and hotel expense require approval, या all these payment fall under journal permission and require no separate RBI approval, या only per payment up to limit of 1 lakh dollar are allowed without approval? तो right option is here option C, that is जो ये सारी पेमेंट्स है ना दे आर फॉलिंग अंडर द जर्नल परमिशन, और यहाँ पे कोई सेपरेटली RBI के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका अमाउंट ज्यादा होता, कुछ इस तरीके का लिखा होता,
है ना, जो स्कीम के तहत अमाउंट होता है उससे ज्यादा तो अप्रूवल चाहिए होता है, अदरवाइज यहाँ पे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल बिल, सर्जन फीस, फ्लाइट टिकट, जो आपकी स्टे वगैरह जो है वो जर्नल परमिशन ही चाहिए होती है, इस पे पेमेंट उसके जनरल परमिशन में फॉल कर रही है और कोई सेपरेट से आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। Next question. Which of the following statement is are correct? HUF is eligible to use LRS for all these transactions. Remittance for education is permissible current account transaction but cannot be done under LRS by HUF. A joint bank account in Singapore can be opened under LRS using the family clubbing provision. What is the right option? Option 1, option A, option B, option C या option D? Option B, only 2 is correct. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सही नहीं है, एलिजिबल नहीं है HUF, राइट। रेमिटेंस फॉर एजुकेशन इज परमिसिबल, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो, बट वो LRS पे HUF के थ्रू नहीं कर सकते, बिकॉज LRS किसके लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए वो स्कीम बनाई गई है, वो HUF वगैरह के लिए नहीं है, ना ही कंपनीज के लिए, ना ही पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइंट बैंक अकाउंट सिंगापुर में कैन बी ओपन नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल, इस प्रोविजन में वो नहीं होता कि आप अकाउंट ओपन कर लो सिंगापुर में। ठीक है, तो HUF इज नॉट एलिजिबल। रेमिटेंस फॉर एजुकेशन परमिसिबल है, करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन मानी जाती है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन क्या होती है, बेसिकली करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन वो होती है जैसे कोई पढ़ाई का खर्चा, अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो, किसी के मेडिकल बिल्स पे कर रहे हो आप, ठीक है, कोई आप इंप्लॉयमेंट्स वगैरह के लिए चाह रहे हो, उसके लिए आपको खर्चा चाहिए, कोई एजुकेशन का खर्चा भेज रहे हो, वो हो गया आपके करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, वो भी अब LRS के तहत ना अलाउड होता है। ठीक है, बस HUF को, कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म को अलाउड नहीं है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को अलाउड है इस स्कीम के तहत जो है वो पैसा भेजना। नेक्स्ट, मिस्टर सिंह हैज अ 2 सेपरेट सोर्सेज ऑफ फंड अब्रॉड एंड वांट टू रेमिट देम टू इंडिया। ठीक है, एक तो उन्होंने जीता फ्रॉम हिज विनिंग इन यूरोपियन लॉटरी, एक उन्होंने अर्न किया पार्टिसिपेटिंग इन प्रोफेशनल हॉर्स रेस इन द यूके। एज इज बैंकर, व्हाट इज योर एडवाइस? क्या रेमिट कर दोगे फ्रीली एज दे आर इनफ्लूइंग टू द इंडिया? या लॉटरी विनिंग इज प्रोहिबिटेड बट द इनकम फ्रॉम रेसिंग इज परमिटेड? या लॉटरी विनिंग इज परमिटेड बट द इनकम फ्रॉम रेसिंग प्रोहिबिटेड? या बोथ रेमिटेंस आर प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ करंट अकाउंट रूल? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन हेयर, बिकॉज यहाँ पे जो भी आप लॉटरी वगैरह से पैसा जीतते हो ना वो प्रोहिबिटेड है। आप हॉर्स रेस लगा रहे हो, ठीक है, आपने किसी भी गेम से पैसा जीता है, KBC वगैरह भी, जैसे इंडिया में पैसे भेजते हो वो भी पैसा आप बाहर नहीं भेज सकते हो, वैसे ही कोई भी लॉटरी अगर आपने जीती है, कोई हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट किया है, उससे जो आप अर्न करते हो वो आप क्या है, रेमिटेंस प्रोहिबिटेड है शेड्यूल 1 कैटेगरी में। ठीक है, अब मिस्टर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो यूटिलाइज करना चाहते हैं LRS फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। रेमिट करना चाहते हैं 2,40,000 टू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड शेयर ऑफ अ टेक स्टार्टअप इन सिंगापुर। गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं $20,000 का टू हिज ब्रदर जो है रेजिडेंट इन इंडिया by depositing it into his brother's NRE account, या use his international credit card to pay $50,000 for purchasing lottery ticket on a foreign website। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्रांजेक्शन 1 इज परमिसिबल, या 2 इज परमिसिबल, या 3 इज नॉट अलाउड, की पर्पस क्या है, प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ फैमा। तो क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। देखो ऑप्शन बी 1 एंड 3 आर करेक्ट। सेकंड गलत है, क्यों गलत है? बिकॉज आप गिफ्ट नहीं सेंड कर सकते हो रेजिडेंट इंडियन को, ये LRS स्कीम के तहत अलाउड नहीं होता, यू आर नॉट अलाउड टू सेंड अ गिफ्ट $20,000 का, वो भी जो उसका अमाउंट जो है रेजिडेंट इन इंडिया में, उस पर्सन को नहीं भेज सकते हो कि आप अपने ब्रदर के NRE अकाउंट में डिपॉजिट कराओ। ठीक है, आप गिफ्ट के तौर पे नहीं भेज सकते हो अपने फ्रेंड को ये पैसा, जो रेजिडेंट इन इंडिया ही है ना, बाय डिपॉजिटिंग इट इनटू हिज ब्रदर्स NRE अकाउंट, वो अलाउड नहीं होता गिफ्ट के तौर पे इस तरीके से पैसे भेजना। बाकी रेमिट कर सकते हो इन्वेस्ट इन द अनलिस्टेड फंड, क्योंकि लिमिट के अंडर ही है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो फॉर परचेजिंग लॉटरी टिकट ऑन अ फॉरेन वेबसाइट, तो दैट इज अलाउड, बट यहाँ पे गिफ्ट भेजना इज नॉट अलाउड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अंडर फैमा, कि ट्रांजेक्शन जो लिस्टेड है अंडर शेड्यूल 1 में वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है एंड नो फॉरेन एक्सचेंज कैन बी रिलीज्ड फॉर देम। या ट्रांजेक्शन 2 जो है वहाँ पे प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है कंसर्न गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का। या ट्रांजेक्शन अंडर शेड्यूल 3 कैन बी फ्रीली कैरिड आउट बाय ऑथोराइज्ड डीलर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसमें अमाउंट मैटर नहीं करता। एंड फॉर शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम RBI इज मैंडेटरी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे? ऑप्शन A, B, C एंड D। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। 3 नहीं सही है। देखो
शेड्यूल 1 की जो ट्रांजैक्शन है ना लॉटरी वगैरह, ये हॉर्स रेस वाली, वो कंप्लीटेड प्रोहिबिटेड है, ठीक है, वो उसमें अलाउड ही नहीं है कोई ट्रांजैक्शन करना। 2 में हाँ वो प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है, कंसर्न गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जैसे एचआरडी का अप्रूवल चाहिए, ओशियन डिपार्टमेंट्स वगैरह, शिप वगैरह से सामान भेज रहे हो कुछ, तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो होते हैं उसका अप्रूवल चाहिए होता है शेड्यूल 2 की ट्रांजैक्शन में। और आपका जो है ट्रांजैक्शन अंडर शेड्यूल 3 कैन बी फ्रीली कैरिड आउट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिस्ट्रिक्शन तो है शेड्यूल 3 में, है ना, लरे स्कीम की रिस्ट्रिक्शन की इतना ही अमाउंट भेज सकते हो, और उससे ज्यादा अमाउंट भेजना चाहते हो तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा। मान लो मेडिकल ट्रीटमेंट कराने गए हो अब्रॉड, अब 2,50,000 की लिमिट कंज्यूम होगी, खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो आरबीआई से अप्रूवल लिया जा सकता है कि ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है इसमें खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो इस पे ज्यादा पैसा जो है वो रेमिट करना पड़ेगा, राइट। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 अंडर द फैमा। कौन कौन सी प्रोहिबिटेड है जो शेड्यूल 1 की हम बात कर रहे थे? रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी बिनिंग एंड इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। रेमिटेंस फॉर द परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड मैगजीन, फुटबॉल पूल्स परमिटेड है कि अप टू स्पेसिफिक लिमिट, या पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर द रुपी स्टेट कार्ड रूट इज फुली प्रोहिबिटेड, या पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन इज प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, या रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड इज प्रोहिबिटेड ओनली इन केस जहाँ पे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है। देखो ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में आप काफी सारी ऐसी चीजें देखोगे, बेसिकली शेड्यूल 2 और 1 की ट्रांजेक्शन में, जहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स यूज की हैं जो हमें नहीं पढ़नी है बहुत डिटेल में, हमें कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि क्या प्रोहिबिटेड है, तो वही हमें पता होनी चाहिए कि ये प्रोहिबिटेड है, जैसे लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आपकी ऑप्शन ए 1, 4 एंड 5, ठीक है, 1, 4 एंड 5 इज करेक्ट। ये तो सही है कि लॉटरी विनिंग और उससे प्रोहिबिटेड है, और रेमिटेंस परचेज ऑफ लॉटरी टिकट ये भी कहाँ अलाउड है स्पेसिफिक लिमिट के लिए, ये भी प्रोहिबिटेड है आपका, ठीक है। पेमेंट फॉर कमीशन ये भी फुली प्रोहिबिटेड विद नो एक्सेप्शंस आपका, ये गलत है यहाँ पे। पेमेंट रिलेटेड टू कॉल आपका कॉल बैक सर्विसेज टेलीफोन प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल सही है। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज प्रोहिबिटेड ओनली इन केस, हाँ जहाँ पे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है, तो डिविडेंड बैलेंसिंग हो गया कीवर्ड, आपका कॉल बैक सर्विसेज हो गया, है ना, लॉटरी विनिंग हो गया, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है 10 एमसीक्यूज का आउटवर्ड रेमिटेंसेस का कंप्लीट होता है। आप इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है संकल्प सीरीज का, रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली, जो कि आउटवर्ड रेमिटेंसेस के ऊपर है। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी, तो वहां पे ना आप और ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हो, कि बहुत ज्यादा 1-2 घंटे की वीडियो नहीं है, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे। जब आपको पता होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगे, तो कोई भी एमसीक्यूज ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सकता है। नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है ना जैब की टाइमली स्टार्ट कीजिए, बहुत ही कम टाइम हो गया है, एंड वी आर कम टाइम रह गया है, सॉरी, एंड वी आर रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप क्या कर सकते हो, आपने कोर्सेज को एक्सेस करना है, यू हैव टू गो टू द जैब कोर्सेज। जैसे आप जैब कोर्सेज पे क्लिक करते हो ना, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आप देखोगे यहाँ पे मास्टर कोर्स दिख रहा है आपको, और आपको एक सुपर क्रैश कोर्स विजिबल हो रहा है। कंप्लीट मास्टर कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलती है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट विद अ फ्लैट 80% ऑफ, तो फेस्टिवल 80 कोड यूज करना है आपने। एंड साथ के साथ सुपर क्रैश कोर्स बैच 1 तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बैच 2 इज गोइंग टू बी लॉन्च, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। 12 दिन में आपकी जैब की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाई जाती है, 4 सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाई की, फुल लेंथ टेस्ट सब मिलेगा आपको, राइट। अगर आप चाहते हो इंडिविजुअल ही सब्जेक्ट्स को एक्सेस करना और आपको सिर्फ पीपीबी या आपको आईएफएस की तैयारी करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी इंडिविजुअल मास्टर कोर्स अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें आपको सॉल्व पीवाई क्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं विद फ्लैट 80% डिस्काउंट, राइट। और अगर आपको कोई और डाउट है ना, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, द नंबर यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, और मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।